फिर अगर 21 तक की अवधि में पर्यटकों की आवक में हुई कमी के आधार पर दे किराया मासिक लाइसेंस फीस में अनुवादिक छूट देना प्रस्तावित है। कृषि एवं संबंध क्षेत्र में प्रदेश में बोरवट बांसवाड़ा, बारा, भरतपुर, नगर भरतपुर, बस्ती चित्तौड़गढ़, बराबड़ा शिरोई, सिकराई दौसा, बराबड़ा खुर्द खंडार, सवाई माधोपुर कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे। रोहटिया, मेवा, दौसा में कृषि उपज मंडी विकसित की जाएगी। ग्रामीण एवं किसान भाइयों की सुविधा हेतु मैं चरणबद्ध रूप से ग्राम पंचायत पर पंचायत मिनी सचिवालय स्थापित करना प्रस्तावित करता हूँ, जिससे संबंधित विभाग राजस्व, कृषि तथा ग्रामीण विकास पंचायत राज के पंचायत स्तरीय कार्मिकों को एक ही छत के नीचे लाकर सुविधा एवं सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। प्रथम ये कार्य उन ग्राम पंचायतों पर हाथ में ले जाएंगे जहाँ माननीय सदस्यगण अपने MLA लेड फंड से 20 लाख रुपये स्वीकृत करेंगे। ऐसे स्थानों के लिए शेष 50% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही पंचायतों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से कॉन्टेक्चुअल सर्विस रूल्स के अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 50,000 पद सृजित करते हुए पंचायत कैडर का गठन किए जाने की घोषणा करता हूँ। गैर नॉन नोटिफाइड कृषि जिन्सों एवं खाद्य पदार्थों पर मंडी शुल्क अथवा कृषक कल्याण शुल्क वसूल करने के स्थान पर मात्र 0.5% यूजर चार्ज लगाया गया था। मुझे यूजर चार्जेज की राशि को कम करने के संबंध में विभिन्न मंडियों के व्यापारियों ने ज्ञापन प्राप्त हुए, अतः इस यूजर चार्जेज को 0.5 से घटाकर 0.25 किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। राज्य में काश्तकारों को राहत प्रदान करने की दृष्टि से कृषि भूमि पर लगने वाले सिंचाई क्षेत्र के स्थायी लगान को भू राजस्व को खरीफ संवत 2075 वित्तीय वर्ष 18-19 से माफ किया जा चुका है। इसी कड़ी में वित्तीय वर्ष 18-19 से पूर्व का भी बकाया स्थायी लगान समाप्त किए जाने की घोषणा करता हूँ। नया बास, डानी गांव बिठोला के पार बामनवास, सवाई माधोपुर अनाज नदी पर गराडिया, गागर तलाई, बांसवाड़ा में अनिकट निर्माण कराए जाएंगे। साथ ही किशनगंज बारा में हथवारी खिरिया लघु सिंचाई परियोजना तथा चिड़ालिया अनिकट की मरम्मत व सुदृढ़ीकरण के कार्य कराए जाएंगे। इसके अतिरिक्त तामड़िया, चाकसू, अजमेरीपुरा, जयपुर और रिस्का की नाल डूंगरगढ़ के एनीकट निर्माण की DPR बनाई जाएगी। डोराई बांध, चित्तौड़गढ़ की नहरों, माइनर एवं LMC स्लूस के जीर्णोद्धार का कार्य कराया जाएगा। साथ ही माछली बांध, नैनवा, बूंदी ऊंचाई बढ़ाया जाना प्रस्तावित है। राज्य में चरागाह भूमि के समुचित विकास एवं संरक्षण के लिए गोचर भूमि विकास बोर्ड का गठन किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में उत्तम नस्ल के गोवंश की वृद्धि हो सके, इस दृष्टि से आगामी 2 वर्षों में अनुदानित दर पर सेक्स सॉर्टेड सीमेन का उपयोग करते हुए 40 लाख आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाना प्रस्तावित है। ये तो आगामी वर्ष लगभग 100 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। 23 फरवरी 22 को प्रस्तुत बजट में मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के अंतर्गत दुग्ध उत्पादकों को देय अनुदान 5 रुपये प्रति लीटर किए जाने का सर्वत्र स्वागत किया गया था, किंतु मेरी जानकारी में आया है कि कुछ डेयरी संघों ने दूध की दर बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। अतः इस बाबत RCDF को पाबंद किया जाएगा कि मिल्क यूनियन को निर्देशित कर दूध की दर नहीं बढ़ाया जाना सुनिश्चित करे तथा जहाँ पर बड़ी दरें लागू कर दी गई वहाँ पर बढ़ोतरी को विड्रॉ करे। 12 में जिला दुग्ध संघ बनाए जाने के साथ ही मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना की जाएगी। प्रदेश की दुधारू देसी नस्लों के गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए बीकानेर, जयपुर एवं उदयपुर स्थित राजकीय वेटनरी कॉलेजों में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी ETT प्रयोगशाला स्थापित करते हुए संभागीय मुख्यालय सहित जोरावर, मावर जंक्शन, पाली के पशु चिकित्सालय में एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। मत्स्य कृषकों की आय में वृद्धि एवं स्थानीय स्तर पर रोजगार सर्जन, खारे पानी में झींगा उत्पादन पर निर्यात की संभावना देखते हुए चूरू में मत्स्य विभाग का कार्यालय खोला जाएगा। चूरू में एक किला जो ढह गया है या ठहरा है, उसके लिए 5 करोड़ रुपये देने की मैं घोषणा करता हूँ।
वर्तमान में पशु पक्षियों में बर्ड फ्लू आदि रोगों के डायग्नोसिस व कंफर्मेशन हेतु भोपाल स्थित हाई सिक्योरिटी लैब में सैंपल भी जाते हैं। प्रदेश में भी इस प्रकार की लैब की आवश्यकता को दृष्टि रखते हुए जयपुर में आधुनिक बायो सिक्योरिटी लैब 3 BSL 3 की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार में बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए मैं विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थानों की सूची सदन की पटल पर रख रहा हूँ। प्रदेश में कानून व्यवस्था व यातायात व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु मेरे द्वारा 3 मार्च 22 को प्रदेश के नगर पालिका मुख्यालय पर स्थित शेष रहे 42 SI स्तर के पुलिस थानों को शेष स्तर थानों में कम्युनिट करने की घोषणा की गई थी। अब मैं प्रदेश में समस्त पुलिस थानों को CI स्तर पर बनाने की दृष्टि से शेष रहे उप निरीक्षक स्तर के 473 पुलिस थानों को निरीक्षक CI लेवल पर क्रमित करने की घोषणा करता हूँ। गत बजट में मैंने प्रदेश में आपराधिक प्रकरणों के समयबद्ध एवं प्रभावी अनुसंधान हेतु सहायक उप निरीक्षक के पदों को कांस्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से बढ़ाकर 10,000 किए जाने की घोषणा की थी। इसी क्रम में अब मैं कांस्टेबल पदों के क्रमोन्नयन से 2,000 और सहायक उप निरीक्षक ASI के पद और बढ़ाया जाना पसंद करता हूँ। पुलिस थानों में महिलाओं की उपस्थिति और अधिक बढ़ाने के दृष्टिगत महिला ASI का कैडर गठित कर इनमें से 1,000 पद महिला ASI के लिए निर्धारित किए जाने की घोषणा करता हूँ। मेरे द्वारा 23 फरवरी 22 को बजट प्रस्तुत करते समय 10,000 होमगार्ड्स को राजकीय कार्यालय में लॉजिस्टिकल कार्यों हेतु लिए जाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में आगामी वर्ष में लगभग 2,000 अतिरिक्त होमगार्ड जवानों को कानून यातायात व्यवस्था व अन्य कार्यों के लिए तैनात किया जाएगा। सुरक्षित परिवहन व्यवस्था हेतु विशेषकर महिलाओं के लिए राज्य में संचालित यात्री वाहनों, बस, टैक्सी व एम्बुलेंस में व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस एवं पैनिक बटन की व्यवस्था शुरू करते हुए कमांड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की दृष्टि से मैं विभिन्न पुलिस थानों और चौकियों की सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रदेश की लगभग 25 सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जेल्स घनी आबादी के मध्य स्थित है, जिससे जहाँ एक और ऐसी जेलों की सुरक्षा की दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता, वहीं दूसरी ओर स्थानीय कमी के कारण बंदियों को समुचित सुविधाएं नहीं मिल पाती। ऐसी जेलों को घनी आबादी से प्रत्येक खुली जगहों पर स्थानांतरित करने के लिए सभी 25 जेलों के लिए DPR बनाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही इन जगहों पर वैकल्पिक उपयोग की भी DPR के माध्यम से तय किया जाएगा। आम जनता को सुगम व त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए भरतपुर में वाणिज्यिक न्यायालय खोला जाएगा। चिमलवाड़ा, डूंगरपुर व जायल नागौर में अपर जिला एवं सेशन कार्यालय के कैंप कोर्ट खोले जाएंगे। अपर जिला एवं सेशन न्यायालय कोर्ट कैंप कुशलगढ़, बांसवाड़ा को स्थापित किया जाएगा। आहोर जालौर में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोला जाएगा। सुशासन हमारे द्वारा विभिन्न विभागों की सेवाएं आमजन को प्रदेश के कोने कोने में मिल सके, इसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर प्रदेश के दूरस्थ हिस्से में भी चिकित्सा शिक्षा की समुचित सुविधा प्राप्त हो सके, यह आम आदमी का हक है। ऐसा मेरा मानना है कि इस दृष्टि से आगामी वर्ष सभी लगभग 3,500 चिकित्सा संस्थानों, लगभग 70,000 राजकीय विद्यालय में रिपेयर मेंटेनेंस सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही समस्त चिकित्सा संस्थानों में सुलभ संस्था के माध्यम से शौचालय का रखरखाव किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य करने के 200 करोड़ रुपये किए जाएंगे। ऐसे परिवार जिनमें सिर्फ दिव्यांग, विधवा व बुजुर्ग सदस्य ही हैं, वे सरकारी कल्याणकारी योजना का समुचित लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे हैं। उनके लिए मैं मुख्यमंत्री हमारी जिम्मेदारी योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इस योजना के अंतर्गत यदि ऐसा चयनित परिवार टोल फ्री CM हेल्पलाइन 181 पर फोन मात्र कर देगा तो हमारा सेवा प्रेरक सर्विस फैसिलिटेटर घर जाकर राशन हेतु नाम जुड़वाना, जाति मूल निवास प्रमाण पत्र, पेंशन, पालनार सहित विभिन्न योजनाओं का पात्रता होने पर लाभ स्वीकृत कराया जाना सुनिश्चित कर सकेगा।
साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं से कोई परिवार वंचित न रहे, इस हेतु योजना के प्रचार प्रसार में उनकी जानकारी प्रभावी रूप से प्रदान करने के दृष्टिगत प्रत्येक ग्राम पंचायत पर विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्रामवासियों और लाभार्थियों से संवाद कर नुक्कड़ नाटक, सामग्री वितरण, प्रश्नोत्तरी आदि के माध्यम से योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। आमजन को जागरूक करने में पत्रकार साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका। आमजन को जागरूक करने में पत्रकार साथियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान रखते हुए इन्हें भी समुचित सामाजिक सुरक्षा मिल सके, इस दृष्टि से मेरे द्वारा पत्रकारों हेतु पेंशन तथा निःशुल्क चिकित्सा का प्रावधान किया गया था। इसी कड़ी में अब मैं आगामी वर्ष से राजस्थान पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष से पत्रकार साथियों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक एंड पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रारंभ करने की घोषणा करता हूँ। विभिन्न विभागों में भामाशाह ट्रस्ट सोसाइटी एनजीओ द्वारा सहभागिता से कराए जाने वाले जन उपयोगी कार्यों जिनमें ऐसी संस्था की सहभागिता 50% अथवा अधिक है कि क्रियान्वयन उनके द्वारा ही करवाने हेतु आरटीपीपी नियम 2013 में आवश्यक प्रावधान किया जाएगा। वर्तमान समय में विभिन्न आर्थिक अपराधों यथा भूमि पर कब्जा, रियल एस्टेट, बैंक, बीमा, जमाबंदी, धोखाधड़ी, झूठे दिवालियापन, मनी लॉन्ड्रिंग, फर्जी कंपनियों के गठन आदि के कारण आम आदमी अपनी गाड़ी कमाई से हाथ धो बैठता है। कुछ समय से कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी स्कीम जैसी घटनाएं बढ़ी है और आम आदमी को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करना चाहूँगा कि वे इनकी ठगी का शिकार न बने। जन सामान्य को त्वरित कार्रवाई के माध्यम से शीघ्र न्याय दिलाया जा सके, इसे तो मैं वित्त विभाग के अधीन डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस बनाए जाने की घोषणा करता हूँ। जयपुर शहर में गृह निर्माण समितियों पर अनाधिकृत पट्टे दिए जाने की गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे जहाँ एक और शहर के सुनियोजित विकास में बाधा आती है, वहीं आम जन के धोखाधड़ी के शिकार होने की आशंका बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2001 में यथोचित संशोधित करते हुए प्रभावी कार्य किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की नवसर्जित 57 पंचायत समिति मुख्यालय पर आम जन की सुविधा के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं महिला बाल विकास सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए CBO, CDPO व BCMHO कार्यालय भी खोले जाएंगे। प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु मैं विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की सूची सदन की मेज पर रख रहा हूँ। राज्य के कर्मचारियों अधिकारियों के विभागीय पदोन्नति संबंधी समस्या दूर करने के लिए वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रक्रिया को ऑनलाइन करते हुए सक्षम प्राधिकरण द्वारा एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट्स में निश्चित समयावधि में टिप्पणी का अंकन नहीं किए जाने की दिशा में ऑटो फॉरवर्ड अप्रूवल प्रणाली अपनाई जाएगी। आवश्यकता होने पर वर्ष में दो बार विभागीय पदोन्नति समिति DPC की बैठक आयोजित की जा सकेगी। विभागीय स्तर पर ही DPC की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। भविष्य में प्लेसमेंट एजेंसी ठेका प्रथा के माध्यम से विभिन्न विभागों में लगे हुए कर्मियों की मांग को देखते हुए उन्हें भी नियमित भर्तियों में अन्य सुविधा कर्मियों के अनुरूप 10, 20, 30 बोनस मार्क देने का प्रावधान किया जाना की घोषणा करता हूँ। हमारी सरकार फिर जल्द राजकीय पेंशनर एवं उनके परिवार के प्रति संवेदनशील है। वर्तमान में RGST के अंतर्गत कैशलेस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा हेतु पेंशनर के परिवार में स्पाउस एवं विकलांग पुत्र पुत्री ही सम्मिलित है। मैं पेंशनरों की मांग को ध्यान रखते हुए राज्य कर्मचारियों के परिवार में पात्र सदस्यों की भांति पेंशनर के परिवार के आश्रित डिपेंडेंट सदस्यों को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा करता हूँ। इस पर लगभग 157 करोड़ रुपये का वित्तीय भर आएगा। प्रदेश के विभिन्न बोर्डों, निगम, स्वायत्त संस्थाओं जैसे RSMM, RTTC, तिलम संघ, विद्युत कंपनियों एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों के कार्मिकों द्वारा मेरे समक्ष पेंशन न मिलने अथवा पेंशन के विकल्प संबंधी समस्या लाई गई है। ऐसी राजकीय संस्थानों में पेंशन संबंधी समस्याओं के समाधान की दृष्टि से परीक्षण कराकर समुचित निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।
राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, निगम, बोर्ड, सरकारी संस्था आदि में ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिक के पूर्णतः निःशक्त अयोग्य होने एवं साथ ही उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दिए जाने पर उनके आश्रितों को अनुकंपात्मक नियुक्ति दिए जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश के नगरीय निकायों के कार्मिकों के वेतन भत्तों के चुकाने हेतु चुंगी पुनर्भरण अनुदान के साथ ही आगामी वित्तीय वर्ष में निकाय के निजी आय को समायोजित करते हुए गैप फंडिंग के आधार पर एक बारी अनुदान उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। इस हेतु 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। आगामी वर्ष से परम विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 2 लाख रुपए, अति विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 1 लाख रुपए, विशिष्ट सेवा मेडल धारक को 75,000 रुपए, सेवा मेडल धारक को 50,000 रुपए तथा मेंशन इन डिस्प्ले धारकों को 25,000 रुपए की सम्मान राशि प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। मैंने अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक 23 फरवरी 22 को वर्ष 22 बजट माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करते समय 1 जनवरी 2004 उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए भी आगामी 1 अप्रैल 22 से पूर्व पेंशन योजना ओपीए लागू करने की घोषणा की थी, जिसका कार्मिकों के साथ ही आमजन द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वागत किया गया है। मैं माननीय सदन का ध्यान 1 जनवरी 4 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों की नेशनल पेंशन स्कीम संबंधी समस्याओं इनके समाधान हेतु ओपीए लागू करने का औचित्य मुख्य रूप से माननीय नेता प्रतिपक्ष आपके लिए है, क्योंकि आपने उस वक्त में शंकाएं प्रकट की थी कि इनका पैसा क्या होगा, इनको पैसा कटौती होगी नहीं होगी, ऑफर मिलेगी जमा होगा, इसका क्या होगा, बहुत शंकाएं प्रकट की थी। आज मैं चाहता हूं कि मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं नेता प्रतिपक्ष की भावना का सम्मान करते हुए और मैं इस सदन के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को बताऊं कि वास्तव में इसका औचित्य क्या है। जैसा कि विदित है, पुरानी पेंशन प्रणाली को दिसंबर 3 में एनडीए की केंद्र सरकार द्वारा समाप्त कर 1 जनवरी 2004 से एनपीएस लागू की गई थी। इस प्रकार लागू की गई नई पेंशन प्रणाली से कर्मचारी वर्ग एवं उनके परिवार में भविष्य को लेकर इनसिक्योरिटी का भाव पैदा हो गया। वर्तमान में एनपीएस के अंतर्गत 5,22,962 कार्मिक कार्यरत थे। अभी तक 2,146 कार्मिक एनपीएस से एग्जिस्ट हो चुके हैं, जिन्हें केवल नाम मात्र की पेंशन राशि मिल रही है। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु आग्रह किया गया था। एनपीएस के बारे में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा भी केंद्र सरकार से इसके प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की एक बात तो ये कि उम्मीदवार कमीशन खुद ही कह रहा है कि आप इसको वापस देखो। साथ ही सीएजी की रिपोर्ट संख्या 13 वर्ष 20 में भी नई पेंशन प्रणाली की प्रभावशीलता तथा इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि की गारंटी को लेकर, साथ ही इसके अंतर्गत कर्मचारियों को सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की गारंटी को लेकर सवाल उठाए गए थे। इस मुख्य बिंदु निम्न है जो सीएनए जी ने कहा है और जिसके लिए हमारे राजस्थान के ब्यूरोक्रेट रहे हुए जो सीएजी बने गए थे दिल्ली के अंदर, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था इसके खिलाफ में। आपको जान के आश्चर्य होगा, सुखद आश्चर्य होगा कि आर्टिकल लिखने वाला जो व्यक्तित्व है वो खुद ही, जो मैं पढ़ रहा हूँ आगे, इनकी रिकमेंडेशन की एज ए सीएजी रिटायर होने के पहले, और वो आर्टिकल लिख रहे हैं कि ये ऐसी लागू नहीं होनी चाहिए, मेरी समझ के परे हैं। पता नहीं वो किनके दबाव में उन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, मेरी समझ के परे। हो सकता है कि दिल्ली से दबाव पड़ा हो केंद्र सरकार का कि आप आर्टिकल लिखो जिससे कि मामला कोई बैलेंस हो। मजबूरी है, करनी पड़ेगी, आज नहीं तो कल। मोदी जी को भी, सब राज्यों को भी रोक नहीं सकते। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं 2-3 बातें बता के अपनी बात खत्म करूंगा, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है कि इसमें मानव अधिकार आयोग कह रहा नंबर 1
सीए जी क्या कह रहा आप सुनिए। नई पेंशन के लागू होने के 15 वर्षों बाद भी, नई पेंशन लागू होने के 15 वर्षों बाद भी इसके तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए सेवा शर्तों तथा सेवानिवृत्ति लाभों के संबंध में नियमों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बताइए आप। नंबर 1 वही सीधी कह रहा, दूसरा पॉइंट कह रहा है इस बात का कोई संकेत नहीं है कि इस योजना का प्रत्येक 2 वर्षों में कोई बीमांकित मूल्यांकन किया गया है तथा न ही फंड की व्यवहारिकता वायबिलिटी के आंकलन हेतु कोई पद्धति अथवा तंत्र अपनाया गया है। इस योजना के तीसरा नंबर, इस योजना के लागू होने के 15 वर्षों के बावजूद भी ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि पात्र कर्मचारियों को इस योजना के तहत 100% प्रतिशत कवर किया जाएगा। नंबर 5 में ये भी है जल थल वायु सेना के कार्मिकों के लिए नई पेंशन प्रणाली लागू नहीं की गई। क्यों? और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको जो है जल थल वायु सेना वालों को तो पुरानी पेंशन, और बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी इत्यादि कार्मिक वो भी यही काम करते हैं, उन्हें भी एनपीएस के तहत कवर किया गया। उनको ओल्ड एज पेंशन लागू नहीं रखी उनके लिए। केंद्र राज्य सरकारों के कर्मचारी भी पूर्ण प्रतिबद्धता कार्य करते हैं, निर्वहन करते हैं अपने कर्तव्यों का। ऐसी स्थिति में 2 अलग अलग प्रकार की पेंशन प्रणाली रखना न केवल भेदभावपूर्ण है बल्कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध भी है। ध्यान देने लायक बिंदु यह भी है कि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग, सेकेंड नेशनल जुडिशियल कमीशन ने भी 6 फरवरी 20 को दी गई अपनी रिपोर्ट में इसे अनुपयुक्त मानते हुए न्यायिक कर्मचारियों के लिए, तमाम जजेस के लिए, सबके लिए ओल्ड पेंशन लागू करने की सिफारिश की है। ह्यूमन कमीशन, जुडिशियल कमीशन और सीएडी। जो कार्मिक अपने जीवन के 35 वर्ष सरकारी जनसेवा को समर्पित करता है उसके लिए सरकार का दायित्व है कि उसे रिटायरमेंट होने पर उसे आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मिले। यहाँ यह भी स्पष्ट है कि ऐसा प्रावधान करने पर ही कार्मिक अपने सेवा काल में, अगर उसको सिक्योरिटी मिलेगी तो ही कार्मिक अपने सेवा काल में पूर्ण मनोयोग से सुशासन के लिए कटिबद्ध होकर कार्य कर सकेगा। तथा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि ओपीएस का प्रावधान होने पर सरकारी सेवाओं में प्रतिभाशाली युवाओं का रुझान बढ़ने से सेवाओं की गुणवत्ता बनी रह सकेगी। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि इससे सरकारों पर वित्तीय भार बढ़ेगा। जैसा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय ने कहा कि आपने तो कर दिया, रोएंगे उस वक्त में 2000 पता नहीं कब 38 में रोएंगे, जनता से टैक्स वसूल होगा। इसका मतलब आप ओल्ड एज पेंशन के खिलाफ हो। आप लोग सब बैठे हो, खिलाफ हैं आप लोग। खुल के कहो खिलाफ है हम लोग, खुल के नहीं बोलते आप लोग, खुल के बोल नहीं रहे हो। टैक्स का पैसा जाएगा उस वक्त में किसको जाएगा? ये तो मैनेजमेंट है, बिना केंद्र सरकार के, बिना राज्यों के फिस्कल रेवेन्यू संबंधित पैरामीटर जो है उसके अलावा कोई कर ले ही नहीं सकता है, तो कैसे जाएगा, कैसे आएगा? नंबर 1। नंबर 2, 70 साल तक वो रही है, 50 साल तक वो रही होगी, पहले दूसरी स्कीम थी, उसमें कोई पूछेगा देश यहाँ तक पहुँचा है, उसमें कर्मचारियों के भूमिका भी रही होगी। वही अधिकारी, वही कर्मचारी, उन्होंने गवर्नेंस करी है देश के अंदर, वहीं आज देश यहाँ तक पहुँचा है। तो आप ये क्यों मान लेते हो कि उस वक्त में बहुत तकलीफ आएगी? ये तो जितना गहरे में जाओगे, मैं समझता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ नेता प्रतिपक्ष महोदय, आप भी, क्यों आप भावुक भी हो, कई बार भावुक होते होते आप लोग उछल जाते हो, अलग बात है, आप भी कन्विंस होंगे कि वास्तव में फैसला ठीक किया, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मानवीय दृष्टिकोण से किया हमने, सोशल सिक्योरिटी से किया हम लोगों ने फैसला। इतना भयंकर वेलकम हो रहा है इसका, कोई सोच नहीं सकता। आंखों में आंसू आ रहे लोगों के, उनके परिवारों के, बच्चों के, बुजुर्गों के, सोच नहीं सकता, रिश्तेदारों के भी, क्योंकि आपने इंश्योर कर दिया, इनको पता नहीं उसका क्या होगा। और पैसा कहाँ लगा? शेयर मार्केट के अंदर। पता नहीं स्कीम किसने बनाई,
वाजपेयी के वक्त में क्या सोच के बनाई, मेरे समझ के परे हैं। म्यूचुअल फंड, आप बताइए, पता नहीं नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, उसके आधार पर उसकी पेंशन तय होगी, उसकी उस वक्त में पेंशन होगी। ये पता नहीं कि जो पुरानी पेंशन है वो भी अभी 2050 से लागू रहेगी। जो 2003 में कर्मचारी बने हैं और 2004 में बने 1 जनवरी को, इतना ही फर्क है। जो आज नई पेंशन वाले लोग हैं और उनके अगर पिछले महीने में नौकरी लग गई उसकी, उसको मिलेगी ओल्ड पेंशन मिलेगी। वो रिटायर कब होगा? 2004 वाला होगा, उसके 1 साल पहले होगा। कोई सोच नहीं रहा है। पुरानी पेंशन प्रणाली के बारे में कहा जाता है कि इससे सरकारों में वित्तीय भार बढ़ेगा तथा विकास एवं जन कल्याण के कार्य प्रभावित होंगे। यहाँ यह तथ्य समझना जरूरी है कि जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की गई थी जब पुरानी पेंशन प्रणाली लागू थी तो उस समय भी प्रत्येक क्षेत्र में शानदार प्रगति हुई देश में। पुरानी पेंशन प्रणाली पुनः लागू करने के कारण कोई तरह का विकास व जन कल्याण के कार्य में कटौती कोई प्रस्ताव हमें नहीं करेगी। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके कटारिया साहब, ये आपके पॉइंट का जवाब दे रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना कृपा करके। मेरे द्वारा बजट प्रस्तुत करते समय की गई घोषणा के उपरांत हमारे कुछ साथियों ने 1 अप्रैल 22 से कार्मिकों से की जाने वाली कटौती के बारे में संशय होना स्वाभाविक है। इस भ्रांति को समाप्त करने की दृष्टि से अब मैं 1 जनवरी 2004 एवं इसके पश्चात नियुक्त कार्मिकों से की जाने वाली 10% की मासिक कटौती को 1 अप्रैल 22 को देय वेतन, मतलब 1 अप्रैल आने वाली को समाप्त करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही कार्मिकों से पूर्व में की जा चुकी कटौती को, उनमें से पेंशनर मेडिकल फंड RGHS फंड की राशि समायोजित करते हुए कर शेष राशि उनके रिटायरमेंट के समय GPA पर दे इंटरेस्ट रेट के साथ एक मुश्त जोड़ा जाना प्रस्तावित करता हूँ। 1 अप्रैल 22 से NPS के अंतर्गत होने वाली कार्मिकों की प्रति माह 10% कटौती बंद होने से अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलने लगेगा। मतलब 1 तारीख से ही मिलने लग जाएगा, 1 तारीख से और इसमें पता नहीं आप देखेंगे इसका जो फायदा है वो क्या मिलेगा, वो कल्पना नहीं कर सकता। उनको 25,000 से लगाए कि 60,000 तक। और मोदी जी ने जिस दिन कर दिया ऑल इंडिया सर्विस के लिए तो इनको अलग मिलेगा, अभी तक उन्होंने किया नहीं है। ये उनको पता नहीं है कि 2004 वाले जो कर्मचारी अधिकारी हैं ऑल इंडिया सर्विस वाले, ये 30 साल बाद में रिटायर होंगे ना तो कैबिनेट सेक्रेटरी भी होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी भी होंगे, और उस वक्त में स्थिति बनेगी जो आज हमने किया है वो काम फिर अपने हाथ से करेंगे बैक डेट के अंदर। अच्छा है मोदी जी को टाइम रहते हुए हमारे फैसले को मानते हुए डिक्लेयर करना चाहिए पूरे देश के अंदर। तो अध्यक्ष महोदय, ये वेतन बढ़ोतरी कर्मचारी की वरिष्ठ आधार पर मासिक 2,300 से लेकर 10,000 रुपये से अधिक तक रहेगी। मासिक 2,000 से 10,000 प्रति माह। हमारे सभी कार्मिकों को OPS के अंतर्गत लाने के निर्णय के पश्चात मुझे खुशी है कि अब छत्तीसगढ़ ने भी इसे लागू करने की घोषणा कर दी है तथा कई अन्य राज्य भी इस संबंध में परीक्षण कर रहे हैं। अन्य राज्यों के कार्मिकों के साथ साथ केंद्रीय, सेंट्रल एवं अखिल भारतीय सेवा के कार्मिकों को रिटायरमेंट पश्चात आर्थिक सुरक्षा गारंटी प्राप्त हो सके, इस हेतु मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया है कि वह भी ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का कृपा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। माननीय
सभी माननीय सदस्यों को कैलाश मेघवाल जी के कॉलेज की बात, तो आपका तो इशारा बहुत होता है। आप देख नहीं रहे थे, आप खड़े हुए तो कम से कम तालियां इधर से भरी थी। जब मैं अंदर घुस रहा था तो मैं नोट कर रहा था ताली इधर से क्यों भर रही है, उधर से क्यों नहीं भर रही है, समझ गए? अरे सर बुजुर्ग हैं और इन्होंने 5 साल तक हाउस चलाया है। मेरी शिकायत इनसे अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार इन्होंने भूमिका निभाई अपनी लॉयल्टी रखते हुए आप लोगों के साथ में, ये वो व्यक्तित्व है जिसने परवाह नहीं करी हम लोगों की। मेरी शिकायत इनसे थी उस वक्त में भी। इसलिए तो अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आपने मुझे अवसर दिया बोलने का भी, और माननीय सदस्यों ने बहुत जम के तो अपनी बातें कही। मैं विश्वास दिलाता हूँ, अंतिम में वापस विश्वास दिलाता हूँ कटारिया साहब को, तमाम हमारे साथियों को जो पक्ष में विपक्ष में हैं, आप निश्चिंत रहें। ये बजट जो है प्रस्तुत किया गया है, कमिटमेंट के साथ किया गया है, इसको हम लागू करके रहेंगे। धन्यवाद। राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022। प्रश्न ये है कि राजस्थान विनियोग संख्या 2 विधेयक 2022 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, विपक्ष में ना कहें, जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। राजस्थान विनियोग संख्या विधेयक 2 2022 पारित किया गया। राजस्थान वित्त विधेयक 2022। प्रश्न ये है कि राजस्थान वित्त विधेयक 2022 को पारित किया जाए। जो पक्ष में वहां कहें, जो पक्ष में ना कहें, जो पक्ष में वहां कहें, जो विपक्ष में ना कहें। हाँ पक्ष जीता। राजस्थान वित्त विधेयक 2022 पारित किया गया। माननीय सदस्य, आज सुबह चूरू के माननीय सदस्य ने एक प्रश्न रखा था सालासर के मंदिर के संबंध में। मैंने कुछ व्यवस्था दी थी, मुझे ध्यान में कुछ आप बात लाए। मैं आपकी भावना को समझते हुए राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को कहूँगा कि भावनाओं को समझते हुए इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो, ये बात मैं उसमें करेक्ट करना चाहता था, ये निवेदन करना चाहता हूँ। सदन की बैठक मंगलवार दिनांक 22 मार्च 2022 के प्रातः 11 बजे तक के लिए